नमस्ते सभी को। सब लोग कैसे हैं दोस्तों। 3 चैप्टर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जिसने नहीं देखा है देख लेना और नोट्स बना लेना। BPAG 172 इस किताब में आज चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। शासन में हितधारक। हितधारक को इंग्लिश के अंदर स्टेक होल्डर भी बोलते हैं। तो मैं इसका मतलब बताऊंगा और शासन में इनकी क्या भागीदारी होती है वो भी आपको बताऊंगा। क्यों महत्वपूर्ण होते हैं हितधारक, शासन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए सब डिस्कस करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। सबसे पहले तो परिचय पढ़ते हैं। तो वर्तमान समाज के प्रत्येक वर्ग की बढ़ती ज़रूरतों को पूरा करने हेतु सत्ता और अधिकारों का हस्तांतरण विकेंद्रीकरण किया जा रहा है। इसलिए शासन में हितधारकों की भागीदारी का महत्व बढ़ गया है। तो जैसे कि आप ये समझो कि एक स्कूल में जहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, अगर उस स्कूल को अच्छे से चलाना है तो उस स्कूल में बहुत सारे हितधारक होते हैं, है ना। माता पिता होते हैं और टीचर्स होते हैं, बच्चे खुद हितधारक होते हैं। उस स्कूल का प्रत्येक स्टाफ है, प्रत्येक कर्मचारी वो हितधारक होता है। साथ में उस इलाके में जो किताब पेन जो बेचने वाली दुकानें भी हैं वो भी हितधारक हैं। इसी प्रकार से आप ये समझो कि जैसे कि गांव के अंदर कोई विकास का काम होना है तो उसके अंदर ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ये सब मिलकर के स्थानीय स्तर पर उस विकास के काम को आगे बढ़ाते हैं। तो आप ये समझो कि मान लो कोई भी प्रोजेक्ट है, उससे प्रभावित कौन कौन हो रहा है, वही हितधारक कहलाता है। हितधारक का अर्थ क्या होता है। शासन में हितधारक वह व्यक्ति है या समूह होता है जिसकी किसी संगठन परियोजना सरकारी कार्यक्रम में रुचि होती है अथवा जो उससे प्रभावित होता है। हितधारकों में कर्मचारी, ग्राहक, शेयरधारक और समुदाय के सदस्य शामिल हो सकते हैं। हितधारक परिणाम को सकारात्मक या नकारात्मक रूप से प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। विद्वान बोवेर्ड और लॉफलर के अनुसार सार्वजनिक शासन के मुद्दों में निम्न व्यक्ति हितधारक होते हैं, जैसे कि पब्लिक गवर्नेंस में नागरिक सामुदायिक संगठन, गैर सरकारी संगठन, व्यापार, सार्वजनिक एजेंसियां, नेता, व्यापार संघ, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और ये सब शामिल होते हैं। किसमें? सार्वजनिक शासन में। ये सब कौन होते हैं? हितधारक होते हैं। तो हितधारक वही व्यक्ति होता है जिसकी किसी सरकारी कार्यक्रम में रुचि होती है, जो उस परियोजना से प्रभावित हो रहा है या जिसके इंटरेस्ट हैं उसमें, उस प्रोजेक्ट में, उस काम में, वही हितधारक होता है। और हितधारक कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई ग्रुप भी हो सकता है। तो एक एग्जाम्पल से समझो, एक स्कूल में निम्न हितधारक होते हैं: प्रधानाध्यापक, शिक्षक, विद्यार्थी, माता पिता, पड़ोसी समुदाय, स्कूल प्रबंधन बोर्ड, वहाँ के स्थानीय व्यापारी और वहाँ के निर्वाचित प्रतिनिधि। क्योंकि उस इलाके में जो सांसद, विधायक है वो भी तो स्कूल में आता है, बच्चों को प्रोत्साहित करता है, इनाम वगैरह दे के जाता है, बच्चों की जो भी समस्याएं वो भी सुनता है, कभी कभार स्कूल की समस्याएं आसपास का जो विधायक, सांसद है वो भी सुनता है। तो वो भी हितधारक हो गया उस स्कूल में। हितधारक सिद्धांत क्या है इसको समझते हैं। आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर है तो कमेंट कर देना। हितधारक सिद्धांत एक व्यावसायिक मॉडल है जो सभी हितधारकों की ज़रूरतों को संतुलित करने के महत्व पर जोर देता है। यानी कि एक प्रक्रिया या एक मॉडल में जितने भी हितधारक हैं उनकी सभी की आवश्यकताएं पूरी हो जाए। इस सिद्धांत को इयोन मित्रोफ ने 1983 में अपनी पुस्तक स्टेक होल्डर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल माइंड में बताया था। इयोन मित्रोफ ने अपनी किताब में हितधारक सिद्धांत को बताया था। इनके अनुसार प्रत्येक व्यवसाय की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह अपने सभी हितधारकों की भलाई का ध्यान रखे। तो आप ये समझो, मान लो कोई प्राइवेट कंपनी है, वो अपने शेयर बेचती है, तो जो शेयर खरीदता है वो भी हितधारक हो गया। जो कंपनी के अंदर वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति कर रहा वो भी हितधारक हो गया। कंपनी का प्रबंधन बोर्ड वो भी हितधारक हो गया। कंपनी का मालिक हितधारक हो गया। कंपनी के कर्मचारी वो भी हितधारक या स्टेक होल्डर हो गया। तो सभी का भलाई का ध्यान रखना चाहिए, हितधारक सिद्धांत यही कहता है। आगे चलते हैं। व्यवसाय के हितधारकों में जैसे कोई भी बिजनेस है, अभी मैंने आपको बताया है कि उसमें सभी शेयर होल्डर या शेयर धारक, सभी कर्मचारी, आपूर्तिकर्ता, सभी उस कंपनी के कस्टमर, स्थानीय समुदाय आते हैं।
कंपनियों के केवल शेयरधारकों के लिए ही नहीं बल्कि सभी हितधारकों के लिए मूल्य सर्जन करना चाहिए, यानी कि कंपनी को इस तरह से शासन चलाना चाहिए कि कंपनी से जुड़ा व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति लाभान्वित हो सके, प्रॉफिट हो सके उसको। हितधारक सिद्धांत व्यवसाय को स्थिरता, कर्मचारी संतुष्टि, ग्राहक संबंधों और सामुदायिक सहभागिता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। हितधारक सिद्धांत इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इससे उच्च गुणवत्ता वाला कार्य हो सकता है, जिससे राजस्व यानी कि पैसे की बढ़ोतरी, कमाई हो सकती है कंपनी को, ब्रांड वैल्यू बढ़ सकती है, कंपनी की निष्ठा या रेपुटेशन बढ़ सकती है मार्केट के अंदर। यानी कि कंपनी से जुड़े हुए जितने भी शेयर होल्डर हैं, जितने भी कस्टमर हैं, जितने भी एम्प्लॉई हैं, अगर सारे खुश हैं उस कंपनी से तो वो कंपनी आगे बढ़ेगी, सीधी सी बात है। हितधारक सिद्धांत इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे कर्मचारियों और ग्राहकों की संख्या में वृद्धि हो सकती है। कोई बढ़िया कंपनी, हर कोई उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहेगा, उस कंपनी का हिस्सा होना चाहेगा। हितधारक सिद्धांत के दो दृष्टिकोण हैं। हितधारक सिद्धांत के दो पर्सपेक्टिव या दो दृष्टिकोण हैं। पहला है नॉर्मेटिव दृष्टिकोण, जिसे अपन मानक दृष्टिकोण भी कहते हैं। इसमें कंपनी की नैतिक जिम्मेदारियों पर जोर दिया जाता है। कंपनी सभी हितधारकों के हितों पर विचार करती है तथा निष्पक्ष व्यवहार करती है सभी से, यानी कि किसी भी हितधारक से कोई भेदभाव ना हो, सभी को बराबर प्रॉफिट मिले। यह नॉर्मेटिव दृष्टिकोण कहलाता है। इंस्ट्रूमेंटल दृष्टिकोण क्या है हितधारक सिद्धांत का? इसमें कंपनी सभी हितधारकों के साथ संबंध अच्छे करके सकारात्मक परिणाम प्राप्त करती है, साथ ही अपने लाभ में वृद्धि, प्रतिष्ठा में वृद्धि, संसाधनों तक अधिक पहुंच को प्राप्त करती है। इंस्ट्रूमेंटल दृष्टिकोण ये है हितधारक सिद्धांत का। आगे चलते हैं शासन प्रक्रिया में हितधारक। तो वर्तमान के नव उदारवाद यानी कि प्रत्येक देश है अपने व्यापार से संबंधित नियमों में ढील दे रहा है, नरमी बरत रहा है, वैश्वीकरण के युग में आ रही नई चुनौतियों से निपटने हेतु शासन का दृष्टिकोण बदल रहा है। अतः शासन में सभी हितधारकों को सामाजिक आर्थिक लाभ देने की जरूरत होगी। किसी भी संगठन को वे डिसीजन लेने में समझदारी दिखानी चाहिए जो बड़ी जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। अब देखो, शासन का पहले क्या मतलब समझा जाता था कि राज्य सरकार ही वहाँ पर शासन चलाएगी, लेकिन आजकल आपको पता है अंतर्राष्ट्रीय संगठन व संस्थाएं हैं जैसे कि यूएनओ, WTO, IMF, WHO, ये भी तो संगठन है, ये भी शासन करते ही है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थान व संगठन जैसे संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक, गैर सरकारी संगठन जिसको NGO कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF भी वैश्विक शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। स्थानीय मुद्दों को संबोधित करने हेतु समुदाय आधारित संगठन भी यानी कि कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, CBO मैं इनको कहूँगा, स्थानीय मुद्दों को संबोधित करने के लिए CBO बनाए जाते हैं। CBO भी विचार विमर्श करके अपने यहाँ की समस्याओं को दूर करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ संगठन संस्थाएं और स्थानीय स्तर पर भी CBO काम करता है। सरकार जब कोई नीति व कार्यक्रम बनाकर उनको लागू करती है तो हितधारकों की भागीदारी जितनी ज़्यादा होगी वह कार्यक्रम उतना ही सफल माना जाएगा। कि मतलब हितधारक है वो जितना उत्साहित होकर उस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, भागीदारी लेंगे, वह कार्यक्रम उतना ही सफल माना जाएगा। आगे चलते हैं। शासन प्रक्रिया में मीडिया भी महत्वपूर्ण हितधारक होती है, क्योंकि मीडिया अगर अच्छे से काम करेगी, अकाउंटेबल जवाबदेही होगी जनता के प्रति, व ईमानदारी से काम करेगी मीडिया, तो शासन में प्रभावशीलता आएगी। गैर सरकारी संगठन यानी कि NGO, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, सरकार की शासन में कई प्रकार से मदद करते हैं। NGO उन नीतियों की वकालत करते हैं जिनसे उस समुदायों को लाभ होता है। यानी कि मान लो कहीं पर पर्यावरण खराब हो रहा है तो वहाँ पर जो NGO उपस्थित होते हैं सरकार के सामने पर्यावरण से संबंधित इस समस्या को हल करने के लिए कहते हैं। NGO भूमि खरीद लेते हैं और स्कूल, अस्पताल, सार्वजनिक शौचालय जैसे बुनियादी ढांचे का निर्माण करते हैं। NGO नागरिकों को उनके अधिकार, कानूनी सुधारों और लोकतांत्रिक समाज में भागीदारी के बारे में शिक्षित करते हैं। ये शासन में NGO की भूमिका है। ठीक है, तो हम कौन सी हेडिंग पढ़ रहे थे अभी? शासन प्रक्रिया में विभिन्न हितधारक, है ना, वो हमने देख ली। NGO देख लिया, मीडिया देख ली। ठीक है, आगे चलते हैं। शासन प्रक्रिया में हितधारकों का महत्व है, इम्पोर्टेंट है, और अभी तक जो पढ़ा है बस वही रिपीट होगा। हितधारक शासन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि वे अलग अलग दृष्टिकोण या सोच और अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, जिससे संगठनों को अधिक सही निर्णय लेने में सक्षम बनाया जाता है। जो संबंधित पक्षों के हितों पर विचार करते हैं, जिससे अधिक जवाबदेही, वैधता और दीर्घकालिक स्थिरता प्राप्त होती है। तो आप ये मानो कि किसी गांव के अंदर कोई फैक्ट्री खुलनी है,
तो उस फैक्ट्री से वहाँ का पर्यावरण, वहाँ के लोग प्रभावित होंगे। तो क्या होता है, वहाँ जिला कलेक्टर आता है, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत के सदस्य उपस्थित होते हैं, वहाँ पर लोग उपस्थित होते हैं और औद्योगिक कंपनी और प्रबंधक बोर्ड भी उपस्थित होता है। सारे हितधारक हो जाएंगे, ठीक है। और सारे सोच विचार करेंगे कि ये उद्योग खुलेगा तो किसको नुकसान नहीं होगा, किसको रोजगार मिलेगा, किसको रोजगार नहीं मिलेगा। ये सारे सवालों पर मतलब डिस्कस किया जाता है। यही हितधारकों का महत्व होता है। विभिन्न हितधारक समूह विभिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं, जिससे निर्णय लेने से पहले मुद्दों और संभावित प्रभावों की व्यापक समझ सुनिश्चित हो जाती है। तो अभी मैंने आपको बताया कि गांव के अंदर अगर कोई फैक्ट्री खुल रही है तो उस फैक्ट्री से प्रभावित होने वाले लोग इकट्ठा हो जाएंगे और वो सब मिल करके एक सही डिसीजन पे पहुंचेंगे। हितधारकों को सक्रिय रूप से शामिल करके संगठन बहुमूल्य जानकारी और फीडबैक एकत्र कर सकते हैं, जिससे बेहतर जानकारी और अधिक मजबूत निर्णय लिए जा सकते हैं। फीडबैक क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया और आपने 1 घंटे बाद में रिप्लाई किया कि आपने अच्छा पढ़ाया, ये आपका फीडबैक हो गया। तो जो विभिन्न हितधारक होते हैं वो अपना फीडबैक देते हैं सरकारों को, संगठनों को, कि आप इस तरह से बेहतर काम करें, ठीक है, इससे सभी को लाभ होगा। जब हितधारक सक्रिय रूप से शामिल होते हैं तो संगठन अपने कार्यों और निर्णयों के लिए अधिक जवाबदेह हो जाते हैं, जिससे पारदर्शिता और नैतिक आचरण को बढ़ावा मिलता है। हितधारकों को शामिल करने से संभावित जोखिम और चिंताओं को शुरू में ही पहचानने में मदद मिल सकती है, जिससे उन्हें दूर करने के लिए सक्रिय कदम उठाए जा सकते हैं। आगे चलते हैं। सकारात्मक हितधारक संबंध, यानी कि जितने भी हितधारक हैं किसी भी कार्यक्रम से जुड़े, उनके बीच में संबंध अच्छे होंगे तो उस संगठन की प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। जैसे कि एक कंपनी से जुड़े हुए जितने लोग खुश हैं, रिलेशंस अच्छे हैं, कंपनी की रेपुटेशन बढ़ेगी मार्केट में, हर कोई कंपनी से जुड़ना चाहेगा। तथा समुदाय के साथ विश्वास का निर्माण कर सकते हैं। आगे चलते हैं। हितधारक सहभागिता से संगठनों को अपने निर्णयों के व्यापक सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभावों पर विचार करने का अवसर मिलता है कि इस परियोजना प्रोजेक्ट से पर्यावरण पर क्या असर पड़ रहा है। सारे हितधारक आपस में मिल बैठकर इस पर सोच सकते हैं, जिससे कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या CSR कहते हैं, इसको बढ़ावा मिलता है। देखो क्या होता है, जैसे कि रिलायंस कंपनी है, रिलायंस कंपनी के जो उद्योग धंधे जहाँ कहीं पर भी हैं, जैसे कि अहमदाबाद में, जामनगर में है, तो उद्योग धंधों से पर्यावरण तो प्रभावित होता ही, एनवायरनमेंट का नुकसान होता ही है। तो कंपनी क्या करती है, अपने लाभ के हिस्से में कुछ हिस्सा है पर्यावरण को बचाने के लिए, स्थानीय समुदायों को मजबूत करने के लिए देती है। उस पैसे या उस जिम्मेदारी को क्या कहते हैं, कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कहते हैं। आगे चलते हैं। तो ये क्या पढ़ा अभी कि शासन प्रक्रिया में हितधारकों का महत्व, ये भी सवाल आ सकता है, याद कर लेना। आगे चलते हैं। कैसा लग रहा है आपको पढ़ना, बता देना। शासन प्रक्रिया में हितधारक की भागीदारी के रूप, कि हितधारक अपना जो भागीदारी है वो किस तरह से निभा सकता है, उसके रूप देखेंगे। तो हितधारकों की भागीदारी के निम्नलिखित रूप होते हैं, जैसे कि संचार। इस रूप में शासन में शामिल सभी हितधारक आपस में बात करके, कम्युनिकेट करके, संचार करके जानकारी साझा करते हैं। परामर्श, किसी योजना के अंतिम परिणाम के लिए हितधारक अपने अनुभवों के माध्यम से परामर्श या सलाह देते हैं। भागीदारी, हितधारक नीति परियोजनाओं में शामिल होते हैं। और चौथा रूप भागीदारी का प्रतिनिधित्व, यानी कि रिप्रेजेंटेशन। प्रत्येक हितधारक समस्याओं को हल करने हेतु अपने क्षेत्र के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि मान लो मैं गांव का सरपंच हूँ और मेरे गांव के अंदर कोई कारखाना खुलना है, फैक्ट्री खुलनी है, उसकी वजह से मेरे गांव के लोगों को नुकसान हो सकता है, तो मैं उन गांव के लोगों की समस्याओं का प्रतिनिधित्व करूंगा। ये भी एक भागीदारी का रूप होता है। आगे चलते हैं। सहयोग और साझेदारी। तो प्रत्येक हितधारक संगठन अथवा सरकार के नीति निर्माण में सहयोग और साझेदारी का काम करता है। सह निर्णय और सह उत्पादन, हितधारक शासन प्रक्रिया के निर्णयों व उत्पादन प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं। आगे चलते हैं। सक्रिय नागरिक की भागीदारी लोकतंत्र को मजबूत करती है। विद्वान बार्बर के अनुसार मजबूत लोकतंत्र पूरे समुदाय के कल्याण पर जोर देता है। 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत ग्रामीण समाज स्तर पर त्रिस्तरीय संरचना की व्यवस्था की गई थी। गांव के स्तर पर ग्राम पंचायत, तहसील के स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद बनाई गई थी। ये पंचायती राज संस्थाएं स्थानीय स्वशासी निकाय हैं, यानी कि स्थानीय स्तर पर शासन से संबंधित निर्णय लेती हैं ये संस्थाएं, और ये सरकार के दबाव से मुक्त होती हैं। इन संस्थाओं की स्थापना से शासन में पारदर्शिता, जवाबदेहिता और भागीदारी लाने में मदद मिली है।
केरल में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा 1996 में एक योजना को लॉन्च किया गया था। उस योजना का नाम है जन योजना अभियान, पीपल्स प्लान कैंपेन, पीपीसी। तो केरल सरकार के द्वारा पीपीसी योजना लाएगी, इसको हम समझेंगे। तो हम अभी क्या पढ़ रहे हैं वो थोड़ा समझ लेने की जरूरत है। शासन में हितधारक की भागीदारी के रूप पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो ये जो जन योजना अभियान थी जो केरल सरकार के द्वारा लाई गई, यह योजना एक विकेंद्रीकृत नियोजन पहल थी, यानी कि यहाँ पर स्थानीय स्तर पर सरकारों को निर्णय लेने का अधिकार दिया गया था कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, है ना, नगर पंचायत, ये सारे डिसीजन ले सकते थे इस योजना में। इस योजना का उद्देश्य बजट और विकास प्राथमिकताओं के निर्धारण में स्थानीय निवासियों की भागीदारी को बढ़ाना था। इस योजना का क्रियान्वयन यानी कि इस योजना को जो लागू करने का काम किसने किया? जितने भी स्थानीय स्वशासी संस्थाएं थी, जैसे कि ग्राम पंचायत, नगर परिषदों के माध्यम से पीपीसी योजना यानी कि जन योजना अभियान को लागू किया गया। आगे चलते हैं। पीपीसी योजना के परिणाम, इस योजना ने स्थानीय सरकारों को अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप या अनुसार योजना बनाने और उन्हें पूरा करने में सक्षम बनाया। इस योजना से जल आपूर्ति योजनाओं, स्कूलों, आंगनबाड़ियों और स्वास्थ्य केंद्रों को बेहतर बनाने में मदद मिली। कौन सी योजना है? केरल सरकार की जन योजना अभियान थी, ये 1996 में लाई गई थी। इसी के अपन परिणाम पढ़ रहे हैं। इस योजना से विभिन्न विभागों और एजेंसियों को एकीकृत करने में मदद मिली, यानी कि सारे डिपार्टमेंट जितनी भी एजेंसियां थे मिलकर के उन्होंने एक ही कानून नियम बनाए। इस योजना ने स्थानीय सरकारों को तकनीकी सहायता प्रदान की। इसी प्रकार से हमें अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और स्थानीय सरकार के स्तर पर विधायी निर्णयों के सफल कार्यान्वयन यानी कि सफल उनको लागू करने के लिए सभी हितधारकों के बीच एक संवाद प्रक्रिया करवानी चाहिए। इसमें बैठक बुलाना, नागरिकों को संगठित करना, रचनात्मक संवाद यानी कि क्रिएटिव डायलॉग शुरू करना, संघर्ष समाधान, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन और समझौते तक पहुंचना शामिल होता है। किसमें? किसी भी स्थानीय स्तर पर अगर कोई निर्णय लिया जा रहा है तो इसमें बैठक को बुलाना, नागरिकों को संगठित करना, ये सब शामिल होता है। शासन के नए मॉडल की मदद से हम नेटवर्किंग का प्रयोग करके शासन प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी को बढ़ा सकते हैं। नेटवर्किंग मतलब विभिन्न एजेंसियों से, विभिन्न संस्थाओं से, विभिन्न संगठनों से बातचीत करके उनको एक जगह लेके आना, समुदायों की समस्याओं को सोल्व करवाना, समुदायों की भागीदारी उसमें बढ़ाना। तो इससे हम शासन प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। विद्वान रोशने के अनुसार ऐसी गतिविधियों का निर्माण व कार्यान्वयन करना चाहिए जिससे संगठनों व नागरिकों के साझा लक्ष्यों की पूर्ति हो सके, यानी कि जो लोग हैं उनका भी भला हो जाए और जो सरकारी संगठन है उनका भी भला हो जाना चाहिए। शासन में हितधारक उदाहरण, ये लास्ट टॉपिक रहेगा इस चैप्टर का दोस्तों। आई होप यहाँ तक तो आपको बातें क्लियर है एकदम। एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक विद्वान हुए हैं जॉर्ज फ्रेडरिक्सन ने सार्वजनिक प्रशासन को अच्छा बनाने हेतु इसमें 4 आवश्यक तत्वों को शामिल करने की बात कहेगी। पहली बात, शासन में संविधान होना चाहिए, गुणी नागरिक, वर्चुअस सिटीजन्स यानी कि अच्छे लोग होने चाहिए, प्रणालियों और प्रक्रियाओं की सामूहिक धारणा यानी कि जितने भी सिस्टम है वहाँ पे, जितने भी प्रक्रियाएं वहाँ पे चल रही हैं उनका एक ही मकसद हो, लोगों का भला करना। और सार्वजनिक सेवा को अच्छा बनाने की जो सोच है वो भी शामिल होनी चाहिए। किसमें? सार्वजनिक प्रशासन में। किसने कहा था? जॉर्ज फ्रेडरिक्सन में, ठीक है। गुणी नागरिक का यहाँ पे मतलब क्या है दोस्तों? जो सरकारी प्रक्रियाओं को, सरकारी दस्तावेजों को अच्छे से समझता है तथा वह व्यक्तिगत नैतिक जिम्मेदारी लेकर शासन प्रक्रिया में जवाबदेही निभाता है। यानी कि जैसे कि आप एक जवाबदेही नागरिक हो, अकाउंटेबल सिटीजन हो भारत के, तो आप के क्या काम होंगे? आप किसी पेड़ को, आप किसी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, पहली बात। आप कहीं पे तालाब, कहीं पे झील बनी है उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। सरकार कोई योजना बनाती है उसमें भागीदारी लेंगे, ठीक है, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, वोट डाल के आएंगे, बिजली को बचाएंगे, पानी को साफ रखेंगे, स्वच्छता रखेंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करेंगे, है ना, और देश का गौरव, देश का नाम बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे जीवन भर। तो आप कहलाओगे गुणी नागरिक या वर्चुअस सिटीजन्स। अब देखो मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं कि शासन में हितधारक किस तरह से शासन को अच्छा बनाते हैं। पहला, आरटीआई एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। देखो इसका पूरा नाम है सूचना के अधिकार अधिनियम। इस अधिनियम के जरिए भारतीय नागरिकों को सरकारी दस्तावेजों तक आसानी से पहुंच मिलती है, यानी कि किसी भी डिपार्टमेंट, किसी भी मंत्रालय से
किसी भी विभाग ऑफिस से आपको कोई सूचना चाहिए तो आप आरटीआई दर्ज करके उस विभाग से सूचना मंगवा सकते हैं। इससे भ्रष्टाचार कम होता है और सरकारी अधिकारी अपने कामों हेतु जिम्मेदार होते हैं। इससे नागरिकों की सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों में भागीदारी बढ़ती है। पहला एग्जाम्पल हो गया, शासन में हितधारक का पहला एग्जाम्पल हो गया। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय वन नीति 1988 ईस्वी में बनी थी। यह नीति वनों के प्रबंधन और संरक्षण में स्थानीय समुदायों को सक्रिय रूप से शामिल करके सामुदायिक भागीदारी के महत्व पर जोर देती है, जिसका उद्देश्य ईंधन, चारा और अन्य वन उत्पादों जैसे कि फल हो गए, बीज हो गए, है ना, गोंद हो गया, तेंदू के पत्ते हो गए आदि की जरूरतों को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय वन नीति बनी थी। वन विभाग के अधिकारी और स्थानीय समुदायों ने मिलकर के पर्यावरण संरक्षण का भी काम किया है। तो दोस्तों, जब सरकार के अधिकारी और गांव के जो लोग हैं वो मिलकर के किसी एक काम को करते हैं तो हम कहेंगे सामुदायिक भागीदारी से शासन अच्छा हो रहा है। और ये स्थानीय समुदाय, वन विभाग के अधिकारी और सरकार और वहाँ का पर्यावरण, ये हो जाएंगे वहाँ के हितधारक। तो हम क्या पढ़ रहे हैं कि हितधारक के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं कि शासन, जिन उदाहरणों के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि शासन आगे बढ़ा है। आगे चलते हैं। संयुक्त वन प्रबंधन, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट 1990। जेएफएम वनों के प्रबंधन के जरिए राज्य वन विभागों और स्थानीय समुदायों के बीच एक साझेदारी है। इसका लक्ष्य वन पारिस्थितिकी तंत्र और स्थानीय समुदाय की आजीविका में सुधार करना, यानी कि वहाँ के लोग हैं उनको काम धंधा मिले, ठीक है, लकड़ी बेचकर, शहद, तेंदू के पत्ते बेचकर ही अपना जीवन चला लें, साथ में वहाँ का एनवायरनमेंट भी बचे। ये लक्ष्य है संयुक्त वन प्रबंधन का। इसमें स्थानीय समुदाय का प्रतिनिधित्व वन संरक्षण समिति यानी कि फॉरेस्ट प्रोटेक्शन कमेटी द्वारा किया जाता है। समुदाय जंगल को आग, चराई, अवैध कटाई से बचाने की जिम्मेदारी लेता है। समुदाय को लकड़ी से होने वाले राजस्व का एक हिस्सा दे दिया जाता है, यानी कि जितनी भी लकड़ी जंगल की बिकेगी उसमें से कुछ हिस्सा, कुछ पैसा है वो गांव वालों को दे दिया जाएगा। साथ ही गांव वालों को गैर लकड़ी वन उत्पादों, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट तक पहुंच मिलती है। एनटीएफपी क्या होता है? लकड़ी को छोड़कर जितने भी जो उत्पाद, जो चीज़ें मिलती है जंगल से, जैसे कि फल, बीज, पत्ते, शहद, गोंद, ये सब क्या होता है? गैर लकड़ी वन उत्पाद। तो गांव वाले ये भी प्राप्त कर पाएंगे जेएफएम की सहायता से। आगे चलते हैं। ग्रामीण व शहरी स्वशासन निकाय। तो 73वें संविधान संशोधन से ग्रामीण स्तर पर 3 संस्थाओं की स्थापना कर उन्हें अधिकार व स्वतंत्रता दी गई। पहले ही पढ़ा चुका हूँ, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। और 74वें संविधान संशोधन ये स्थायी निकायों, शहरी निकायों के लिए लाया गया था, अर्बन बॉडीज़ के लिए। तो वहाँ पर भी नगर पंचायत और नगर परिषद और नगर निगम, इन 3 संस्थाओं की स्थापना 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत की गई थी। इन निकायों की स्थापना से शासन में स्थानीय लोगों की भागीदारी बढ़ी है, जिससे नीति निर्माण, योजनाओं का विकास अच्छे से हो पा रहा है। आगे चलते एक और एग्जाम्पल, शासन में हितधारक का एक और एग्जाम्पल, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, डीएमआरसी। दिल्ली में जो मेट्रो बनी है ना, उसके बहुत सारे हितधारक है ना। किसी ने वस्तुएं सेवाओं देने का काम किया, किसी ने दिल्ली मेट्रो बनाने का काम किया है, कोई दिल्ली मेट्रो को संभाल रहा है, और हम जो दिल्ली मेट्रो में सफ़र करते हैं वो भी तो हितधारक हो जाएंगे, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। तो डीएमआरसी भारत सरकार और दिल्ली सरकार का एक संयुक्त उद्यम है, जॉइंट एंटरप्राइज है। इसमें विभिन्न हितधारक परस्पर संवाद व सहयोग की मदद से डीएमआरसी को एक मजबूत संगठन बना रहे हैं। डीएमआरसी में शामिल हितधारक कौन कौन है? ग्राहक, जो लोग रोज दिल्ली मेट्रो में सफ़र करते हैं। नियामक या रेगुलेटर्स, ये भी हितधारक हैं। नियामक कौन होते हैं? डीएमआरसी की देखरेख करने वाले संगठन। आपूर्तिकर्ता, जो डीएमआरसी को वस्तुएं एवं सेवाएं प्रदान करते हैं। निवेशक, जिन्होंने डीएमआरसी को बनाने में पैसा लगाया है, जैसे कि जापान की एक कंपनी है, जापानीज इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी, इसने पैसा दिया है दिल्ली मेट्रो के निर्माण में, बनाने में, तो ये भी हितधारक हो गई। ठेकेदार, डीएमआरसी के प्रोजेक्ट पर काम करने वाले लोग। और स्थानीय समुदाय, डीएमआरसी से प्रभावित समुदाय। और पर्यावरण, वह वातावरण जिसमें डीएमआरसी काम करता है, वह भी हितधारक हो जाएगा। तो सारे हितधारक मिलकर के बहुत अच्छा संबंध बना करके जब नीति निर्माण करेंगे, योजना बनाएंगे, तो दिल्ली मेट्रो अच्छे से दौड़ेगी। समझ में आ रहा होगा सारा चैप्टर। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दोस्तों सामुदायिक भागीदारी के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि क्यूबेक एक सिटी का नाम है, कनाडा। यहाँ पर काफ़ी झीलें, नदियाँ हैं। इस क्षेत्र की नदी घाटी प्रबंधन योजनाओं में सार्वजनिक, निजी क्षेत्र व स्थानीय समुदाय शामिल होता है जब भी नदी घाटी प्रबंधन योजना बनती है। तो ग्रेनोबल शहर, ये फ्रांस में स्थित है। इस शहर में पानी की कीमतों
व स्वच्छता से संबंधित नीति निर्माण में स्थानीय समुदाय भाग लेते हैं। एरिजोना राज्य जो अमेरिका में है, संयुक्त राज्य अमेरिका, एरिजोना में जलवायु परिवर्तन को रोकने हेतु अनेक हितधारकों को शामिल किया गया है, जिसमें शहरी विभाग, जिला सरकार, व्यवसायी, स्थानीय समुदाय शामिल हैं। यहाँ एक जल संचयन मूल्यांकन टूल बॉक्स नामक एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का निर्माण किया गया है, जिसका उद्देश्य जल संरक्षण करना है। तो एरिजोना में जो मुख्य जो प्रॉब्लम वो क्या है, क्लाइमेट चेंज, वहाँ का टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, पानी सूख रहा है। तो वहाँ पर एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है, जैसे कि आप उस सॉफ्टवेयर में आप लिख सकते हो कि इस साल कितनी बरसात हुई है और मेरे खेत में कौन सी फसल लगी है। ये जल संचयन मूल्यांकन टूल बॉक्स नामक के सॉफ्टवेयर में आप लिख सकते हो। तो इसका मकसद, इस सॉफ्टवेयर का मकसद वाटर कंजर्व करना था, जल संरक्षण करना था। हितधारक शासन में आज वर्तमान में कौन कौन सी चुनौतियां हैं? हितधारकों के बीच प्रभावी संवाद नहीं हो पाना है, यानी कि जितने भी उस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए जितने भी हितधारक है आपस में बातचीत नहीं कर पाते हैं, चुनौती है। विभिन्न हितधारकों की आवश्यकताओं को नहीं पहचान पाना, लक्षित हितधारकों का निर्धारण नहीं कर पाना, यानी कि सरकार जहाँ पर कोई प्रोजेक्ट, कार्यक्रम, योजना बनाती है तो उस क्षेत्र में कौन कौन हितधारक होंगे उस परियोजना से संबंधित कई बार पहचान नहीं पाते हैं, तो लाभ भी नहीं सबको बराबर नहीं मिल पाता है। संबंधित डेटा को इकट्ठा व उनके विश्लेषण से संबंधित चुनौतियां भी हैं। सभी हितधारकों के बीच संसाधनों, अवसरों का सही से बंटवारा नहीं हो पाना, शासन में पारदर्शिता, जवाबदेहिता की कमी, विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि होने के कारण हितधारकों के बीच संघर्ष होते हैं। जैसे कि मान लो एक ही समाज में अलग अलग धर्मों के लोग हैं, सबकी अलग अलग सोच है, ठीक है, तो कोई अपने हिसाब से कोई बात रखेगा, कोई कहेगा नहीं ये सही है, कोई कहेगा नहीं ये बात सही है, मेरी बात मानो। तो इस तरह से विभिन्न हितधारकों के बीच में संघर्ष होता है। उचित सहभागी रणनीतियों का विकास नहीं कर पाना, मतलब जितने भी नीतियाँ बनती हैं वो अच्छे से नहीं बना पाती है सरकारें कभी कभी, तो ये भी आज हितधारक शासन के सामने चैलेंजेज हैं। तो दोस्तों ये पूरा चैप्टर मैंने बहुत अच्छे से दिल से पढ़ाया है आपको, और हर चैप्टर में दिल से ही पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा आपको वीडियो, नोट्स बना लेना। चैप्टर नंबर 5 में मिलेंगे, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।